हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक का नाम है रेडियो एक्टिविटी। चूँकि हम लोग ये देख रहे थे कि न्यूट्रॉन का डिस्कवर कैसे हुआ था, अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डिंग किया गया था बेरिलियम प्लेट में, तो आखिर ये अल्फा पार्टिकल आया कहाँ से? ठीक है, यानी अब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसी कारण आज हम लोग रेडियो एक्टिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आई कम ऑन द टॉपिक रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या है? कहा जाता है दोज एलिमेंट्स, वैसा एलिमेंट विच डिजिंटीग्रेट इटसेल्फ, जो अपने आप डिजिंटीग्रेट करता है। ठीक है, कहा जा रहा है कि दोज एलिमेंट विच डिजिंटीग्रेट इटसेल्फ, जो क्या करता है, विच डिजिंटीग्रेट इटसेल्फ, जो अपने आप डिजिंटीग्रेट करता है, टूटता है ना, और डिजिंटीग्रेट करने के बाद और आफ्टर डिजिंटीग्रेशन एंड after disintegration some types of invisible radiations must be emitted, और जिससे क्या होता है, कुछ इनविजिबल रेडिएशन का इमिशन होता है। ठीक है, तो वो एलिमेंट क्या कहलाता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कहा जा रहा है कि दोज एलिमेंट विच डिजिंटीग्रेट इटसेल्फ, जो अपने आप क्या करता है, डिजिंटीग्रेट करता है, और डिजिंटीग्रेट करने के बाद यानी आफ्टर डिजिंटीग्रेशन सम टाइप ऑफ इनविजिबल रेडिएशन मस्ट बी इमिटेड। तो दिस एलिमेंट्स आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इस एलिमेंट को हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस एलिमेंट को हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, एंड दिस होल फेनोमेना इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। इसी पूरे फेनोमेना को हम रेडियो एक्टिविटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर हम यहाँ पर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट ले, मान लेते हैं ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपने आप डिजिंटीग्रेट करने के बाद, ठीक है, हालांकि ये डिजिंटीग्रेट क्यों करता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, हालांकि ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, और जब न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है, तभी क्या होता है, ये अपने आप डिजिंटीग्रेट कर जाता है। ठीक है, तो अभी सिर्फ इतना याद रखना यहाँ पर कि ड्यू टू अनस्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस इट स्टार्टेड टू डिजिंटीग्रेट इटसेल्फ, और इसी कारण ये अपने आप क्या होता है, डिजिंटीग्रेट करना शुरू करता है। ठीक है, किसके कारण? तो न्यूक्लियर अनस्टेबिलिटी के कारण। जब न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है तभी क्या होता है, ये अपने आप टूटना शुरू करता है। ठीक है, और टूटने के बाद कुछ रेडिएशन का इमिशन करता है। ठीक है, इसमें क्या करता है, कुछ रेडिएशन का इमिशन करता है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ, तो जो रेडिएशन का इमिशन होता है, उसी रेडिएशन को हम अल्फा, बीटा और गामा के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के डिजिंटीग्रेशन के समय जो इनविजिबल रेज का इमिशन होता है, उसी इनविजिबल रेज को हम अल्फा, बीटा और गामा का नाम देते हैं। ठीक है, अल्फा, बीटा और गामा का नाम देते हैं। ठीक है, इतना चीज समझ चुके हो। तो जिस एलिमेंट के डिजिंटीग्रेशन से अल्फा, बीटा और गामा रेस का इमिशन होता है, उस एलिमेंट को हम क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं, एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। और इसी फेनोमेना को हम क्या करते हैं, रेडियो एक्टिविटी का नाम देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं ये क्या हो गया, इनविजिबल रेस। ये सब क्या है, इनविजिबल रेस। ठीक है, जबकि इस एलिमेंट को क्या नाम दिया गया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट का नाम दिया गया। इसे क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट का नाम है। ठीक है, जो डिजिंटीग्रेट होने के बाद क्या होगा, इनविजिबल रेज का इमिशन करता है। ठीक है, अच्छा अब क्या है कि जब इस रेज को
जो है जब इस रेस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में पास करते हैं, ठीक है, जब इस रेस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में पास करते हैं तो देखा क्या गया कि इसमें से एक रे जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर बेंड कर गया, दूसरा जो है नेगेटिव टर्मिनल की ओर बेंड कर गया, और एक ऐसा भी रे था जिसमें कोई बेंडिंग नहीं हो रहा था, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा था, ठीक है। तो जो रेस स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा था, जिस पर किसी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, ना इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट पड़ रहा था, ना मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट पड़ रहा था, उस रेस को गामा रेस का नाम दिया गया, ठीक है, उस रेस को गामा रेस का नाम दिया गया, ठीक है। जबकि वैसा इनविजिबल रेस which deviate, ठीक है, from its original path towards the negative terminal of the battery, जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की ओर बेंड कर गया, ठीक है, ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की ओर बेंड कर गया, उस रेस को अल्फा रेस का नाम दिया गया, उसे अल्फा रेस का नाम दिया गया। और जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर बेंड कर गया, उस इनविजिबल रेस को बीटा रेस का नाम दिया गया, ठीक है, उसे बीटा रेस का नाम दिया गया, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या होगा कि ये जो अल्फा रेस है जो कि नेगेटिव टर्मिनल की ओर बेंड कर गया, इसका मतलब है कि ये अल्फा जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, जिसे अल्फा पार्टिकल का नाम दिया गया। यानी अल्फा पार्टिकल जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। उसी प्रकार जब करे ये बीटा रेस पॉजिटिव टर्मिनल की ओर बेंड कर गया, इसका मतलब क्या है, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा, ठीक है, ये क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा, और इसी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को बीटा पार्टिकल का नाम दिया गया, ठीक है। तो एक चीज तो हम समझ गए कि अल्फा जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा, जबकि बीटा जो होगा वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा, ठीक है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि एक ऐसी भी रे का इमिशन हुआ जिसमें कोई डेविएशन नहीं हो रहा था, जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा था, इसमें कोई बेंडिंग नहीं हो रहा था, ठीक है, इसमें ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट पड़ रहा था, ना मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट पड़ रहा था। इसका मतलब क्या है कि इस पर हो सकता है कि इस पर कोई चार्ज नहीं होगा, और इसी कारण जो है ये ना तो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर डिफ्लेक्ट कर रहा था, ना तो नेगेटिव टर्मिनल की ओर डिविएट कर रहा था, हाँ। यानी इसका मतलब क्या है कि इस पर क्या होगा, नो चार्ज होगा, इस पर कोई चार्ज मौजूद नहीं होता है, ठीक है। तो याद क्या रखना है यहाँ पर कि गामा पार्टिकल पर कोई चार्ज नहीं, बीटा नेगेटिवली चार्ज है ना, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, जबकि अल्फा जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन फिर एक अराइज हो रहा है कि हम कैसे कह सकते हैं कि अल्फा पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कैसे, ये तो समझ गए कि चूंकि ये नेगेटिव टर्मिनल को बेंड कर गया तो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, लेकिन कितना पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा, ठीक है, ये हम कैसे पता करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें ये भी जानना है कि आखिर इसका अदर प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो ये चीज तो हम समझ गए कि ये आपका क्या हो गया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसके इंटीग्रेशन अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल का इमिशन होता है, ठीक है। अब मेरे पास बहुत सा क्वेश्चन अराइज होता है। कौन सा क्वेश्चन अराइज हो रहा है, सबसे पहला तो हमें क्या करना है, अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल के प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। इसका प्रॉपर्टीज क्या होगा, ठीक है, इस पर कितना चार्ज होगा, ये ठीक है, यहाँ पर ये है ना, ये नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल बेंड कर गया, मतलब ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो इस पर कितना नेगेटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल बेंड करता है, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा, तो इस पर कितना पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। यानी इसे बहुत सारे क्वेश्चन माइंड में अराइज करना है। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और अराइज हो रहा है, वो कौन सा क्वेश्चन है, ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। तो याद क्या रखना है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होता है वो भी दो टाइप का, ठीक है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होता है वो दो तरह का, ठीक है। एक होता है नेचुरली रेडियो एक्टिव एलिमेंट और दूसरा क्या होता है, आर्टिफिशियली रेडियो एक्टिव एलिमेंट। यानी एक को रेडियो एक्टिव बनाया जाता है जबकि एक नेचुरली रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। तो अब याद रखिए, तो ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट दो टाइप, एक होता है आपका नेचुरली रेडियो एक्टिव, और दूसरा जो होता है वो आर्टिफिशियली रेडियो एक्टिव, तो ये आर्टिफिशियली रेडियो एक्टिव का मतलब क्या है कि ये किसी दूसरे मेटल एलिमेंट पर
ये किसी दूसरे एलिमेंट पर कर आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव एलिमेंट का मतलब क्या है कि जब किसी एलिमेंट पर मान लेते हैं कोई एलिमेंट है, अब इस एलिमेंट पर अगर हम स्लो मूविंग पार्टिकल या हाई मूविंग पार्टिकल का स्ट्राइक करें, ठीक है, यानी कहा जा रहा है अपनी जो आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव है, तो आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव एलिमेंट का फॉर्मेशन कैसे करेंगे? जब करेंगे जब नॉन रेडियोएक्टिव एलिमेंट पर, ये नॉन रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, इस नॉन रेडियोएक्टिव एलिमेंट पर जब हम क्या करेंगे स्लो मूविंग पार्टिकल या हाई मूविंग पार्टिकल का जब हम स्ट्राइक करेंगे, तो स्ट्राइक करने के बाद ये क्या होता है, रेडियो एक्टिव नेचर शो करने लगता है। मतलब क्या हो गया कि जो नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ये क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट में चेंज हो जाता है। कैसे? बाय द स्ट्राइकिंग ऑफ स्लो मूविंग पार्टिकल और हाई मूविंग पार्टिकल। ठीक है, अब इससे होता क्या, जब स्लो मूविंग पार्टिकल और हाई मूविंग पार्टिकल, ठीक है, जब इस पर स्ट्राइक करता है, तो स्ट्राइक करने के बाद क्या होता है, इसका न्यूक्लियस जो है, इस नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट का न्यूक्लियस जो है वो टूटता है, और टूटने के बाद एक कन्वर्ट किसमें होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि इस तरह से हम आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक, दूसरा क्या है, ये नेचुरली रेडियो एक्टिव, ये खुद ब खुद डिसइंटीग्रेट करता है। ठीक है, इसमें डिसइंटीग्रेट कराया जाता है। कैसे डिसइंटीग्रेट करा रहे हैं? बाय द स्ट्राइकिंग ऑफ स्लो मूविंग पार्टिकल और हाई मूविंग पार्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉन का स्ट्राइक करेंगे, न्यूट्रॉन पार्टिकल का, प्रोटॉन पार्टिकल का स्ट्राइक करेंगे, ये स्लो मूविंग पार्टिकल होता है, ये हाई मूविंग पार्टिकल होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस स्लो मूविंग पार्टिकल या हाई मूविंग पार्टिकल का स्ट्राइक करके इसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें रेडियो एक्टिव बनाया जाता है, उसको हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, जबकि नेचुरली रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, ये नेचुरली रहता है, ये अपने आप डिसइंटीग्रेट करता है। अब इस नेचुरली रेडियो एक्टिव एलिमेंट को हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? ठीक है, तो जनरली क्या माना जाता है कि जिसका एटॉमिक नंबर 82 एंड इट्स एबव, ठीक है, जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 82 एंड इट्स एबव होता है, वो नेचुरली रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, वो क्या होता है, नेचुरली रेडियो एक्टिव होता है, वो अपने आप क्या होता है, डिसइंटीग्रेट करता है। ठीक है, चलिए एक चीज तो हम ये समझ गए, ठीक है, कि आखिर हम किस तरह से रेडियो एक्टिव एलिमेंट को रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, तो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक नंबर 82 एंड इट्स एबव होगा। ठीक है, और जो नॉन रेडियो एक्टिव होगा उसको हम क्या करेंगे, उस पर स्लो मूविंग पार्टिकल या हाई मूविंग पार्टिकल का स्ट्राइक करके उसे हम रेडियो एक्टिव में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये समझ में आया। दूसरा अब कह रहा है आप इसको पहचानने का दूसरा तरीका, रेडियो एक्टिव एलिमेंट को पहचानने का दूसरा तरीका क्या है कि अगर कह रहा है यहाँ पर कि अगर n/p रेशियो, अगर कह रहा है यहाँ पर कि n/p रेशियो अगर इक्वल टू 1 है, ठीक है, अगर किसी एलिमेंट में मौजूद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन का रेशियो अगर इक्वल टू 1 है, तो ये क्या होता है, अस्टेबल, है ना। ये इंडिकेट करता है कि इसका न्यूक्लियस क्या होता है, वो अस्टेबल होता है। ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है, अस्टेबल होता है। और जब न्यूक्लियस अस्टेबल होगा तो वो जल्दी टूटेगा नहीं, और जब टूटेगा नहीं इसका मतलब क्या है, ये नॉन रेडियो एक्टिव है, मतलब डिसइंटीग्रेट नहीं करेगा। ठीक है, जबकि मैंने क्या बताया, जब तक न्यूक्लियस अनस्टेबल नहीं होगा तब तक वो क्या होगा, डिसइंटीग्रेट नहीं करेगा। ठीक है, तो अब देखिए पहचानने का तरीका क्या है कि जब किसी एलिमेंट का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन का रेशियो अगर 1 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। ठीक है, ये क्या होगा, एक अस्टेबल होगा, ये न्यूक्लियस क्या होगा, अस्टेबल होगा, और n/p रेशियो इक्वल टू 1। ठीक है, ये इंडिकेट करता है कि न्यूक्लियस अस्टेबल होगा, और जब न्यूक्लियस अस्टेबल होगा तो इट कांट डिसइंटीग्रेट इटसेल्फ, तो वो अपने आप टूटेगा नहीं, और जब टूटेगा नहीं तो वो क्या होगा, नॉन रेडियो एक्टिव होगा। ठीक, उसी पर तो जब कहा जाता है कि n/p रेशियो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 अगर होगा, ठीक है, ग्रेटर देन 1, तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल होगा, ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा। लेकिन अब ध्यान दीजिए, अगर n/p रेशियो ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 1.5 आ जाए, अगर n/p रेशियो ग्रेट है ना, अगर n/p रेशियो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1.5 आ जाए, इट विल बी हाईली अनस्टेबल, दैट मींस इट विल बी रेडियो एक्टिव।
वो क्या होगा, रेडियो एक्टिव होगा, नेचुरली रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा। ठीक है, वो क्या होगा, नेचुरली रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि कौन जो होगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा और कौन नहीं होगा। ठीक है, इतना चीज समझिए। जैसे एक एग्जांपल अगर हम लेते हैं, ठीक है, जैसे हम जानते हैं यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92, ठीक है, जबकि इसका मास नंबर कितना होता है, 235 होता है, इसका 235 होता है। ठीक है, इसके पास का बिग न्यूक्लियस है, बिग्स का बिग न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इसी का ये अनस्टेबल होता है। खैर, अनस्टेबल के बारे में मैंने क्या बताया कि n/p रेशियो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1.5 आ गया तो हाईली अनस्टेबल होगा, मतलब रेडियो एक्टिव होगा। देखते हैं इसका क्या होता है। तो हम जानते हैं यहाँ पर कि इसका एटॉमिक नंबर 92 है। ठीक है, जबकि हम ये भी जानते हैं कि Z = P = E फॉर अ न्यूट्रल एटम। इसी कारण अगर इसका एटॉमिक नंबर 92 है तो प्रोटॉन भी 92 होगा, इलेक्ट्रॉन नंबर भी 92 होगा। ठीक, जबकि मास नंबर = क्या जानते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम। तो दोनों के सम को हम क्या कहते हैं, मास नंबर कहते हैं। The sum of the number of neutron and the number of proton present in an atom, that is called mass number. तो mass number is equal to क्या था, A plus A is equal to N plus P होता है। तो यहाँ देखिए A तो दिया हुआ है मास नंबर 235, न्यूट्रॉन तो हम जानते नहीं है, प्रोटॉन कितना है 92, इसलिए N is equal to कितना हो जाएगा 235 minus 92 is equal to, इसको अगर हम मान ले सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 143 आ जाएगा, है ना, 143 आ जाएगा। अब सोचिए, इसलिए n/p रेशियो अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, n 143/92, इसका रेशियो निकालेगा तो कितना आ जाएगा 1.5 से ऊपर आएगा। ठीक है, इसका रेशियो अगर आप निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 1.5 से एबव आएगा। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1.5 आएगा, यानी ग्रेटर देन आ जाएगा कितना 1.5 आएगा। अब ग्रेटर देन 1.5 आ रहा, इसका मतलब क्या है कि ये जो यूरेनियम है, ये जो यूरेनियम 235 है, ये क्या है, नेचुरली रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, हाईली रेडियो एक्टिव है ना, यानी ये जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, नेचुरली रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा, नेचुरली रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं कौन सा एलिमेंट रेडियो एक्टिव होगा या कौन सा नहीं होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब ये जो तुम आपका जो दिया हुआ ये अनस्टेबल, इस अनस्टेबल न्यूक्लियस पर जब हम स्लो मूविंग पार्टिकल या हाई मूविंग पार्टिकल जब स्ट्राइक करेंगे तब जाकर क्या हो जाएगा, है ना, हम आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी का फॉर्मेशन कर सकेंगे। ठीक है, इतना चीज तो समझ गए। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब इसके बाद हमें क्या जानना है कि ये जब अल्फा पार्टिकल का एमिशन हो रहा है तो आखिर होता क्या है इससे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, चलिए अब ध्यान दीजिए। अब मैंने क्या बताया कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये तो आप पहचान लीजिएगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना। अब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट से हम जानते हैं कुछ इनविजिबल रेडिएशन का एमिशन होता है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल का एमिशन होगा, बीटा पार्टिकल का एमिशन होगा, गामा पार्टिकल का एमिशन होगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, इसमें एक एक पार्टिकल को बाहर निकालने का काम करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, तो क्या देखा गया कि जब वन अल्फा पार्टिकल was emitted from a radioactive element, ठीक है, जब किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से एक अल्फा पार्टिकल का एमिशन हुआ, ठीक है, when one alpha particle was emitted from a radioactive element, तो ये देखा गया क्या कि एटॉमिक नंबर ऑफ दिस रेडियोएक्टिव एलिमेंट डिक्रीजेस बाय 2। इस रेडियोएक्टिव एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 2 से कम हो गया। ठीक है, जबकि इसका मास नंबर also decreases by 4। ठीक है, जब कहा जा रहा है यहाँ पर कि when one alpha particle is emitted from a radioactive element, its atomic number decreases by 2 and mass number also decreases by 4 units। ठीक है, तो इसका मास नंबर क्या हो गया, 4 से डिक्रीज कर गया, जबकि एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज कर गया। ठीक है, अब एक बात बताइए कि जब इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट से एक अल्फा पार्टिकल बाहर निकाला गया,
एक अल्फा पार्टिकल बाहर निकाला गया, ठीक है, तो देखा गया क्या कि दूसरे एलिमेंट जैसा बिहेव करने लगा, ठीक है, पता चला तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 2 कम निकला, इसका मास नंबर क्या होगा, 4 कम निकला, ठीक है। तो मतलब यहां पर क्या हुआ कि जब अल्फा पार्टिकल का एमिशन हुआ तो इसके एटॉमिक नंबर में से 2 की कमी आ गई, मास नंबर में से 4 की कमी आ गई। अब कमी आ गया तो इसका मतलब क्या है कि अल्फा पार्टिकल के निकलने से इसके मास में कमी आई, इसके एटॉमिक नंबर में कमी आई। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हो ना हो अल्फा पार्टिकल का ही मास 4 होगा, अल्फा पार्टिकल का ही मास 4 होगा। अगर सपोज कर लीजिए यहां पर कि कोई बॉक्स है, इसमें क्या है, ए बी और सी तीन तरीका का कोई सामान रखा हुआ है, ठीक है, ए बी और सी है ना। तीनों का अगर वेट हम काउंट किए, वेट मेजर किए तो वो वेट कितना था, 10 केजी। कुछ समय के बाद हमने क्या किया, यहां से बी को बाहर निकाल दिया। जैसे ही बी को बाहर निकाला फिर से इसका वेट किया गया तो देखा क्या गया कि इसका वेट अब 8 केजी रह गया। तो मतलब क्या हुआ कि जिस बी को हम बाहर निकाले उस बी का वेट 2 केजी होगा, क्योंकि बी के निकलने के साथ इसका वेट घट गया, तो मतलब बी का वेट कितना था, 2 केजी था। उसी प्रकार जब 1 अल्फा पार्टिकल इज इमिटेड फ्रॉम ए रेडियोएक्टिव एलिमेंट, इट्स एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2, मास नंबर डिक्रीज बाय 4। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि अल्फा का एटॉमिक नंबर 2 होगा, मास नंबर 4 होगा, ठीक है। एक चीज तो ये समझ में आ गया। चलो अब हम जानते हैं, यहां पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अब हम जानते हैं कि अल्फा का एटॉमिक नंबर 2 हो गया, मास नंबर 4 हो गया। लेकिन अब ये इंडिकेट कर रहा है कि यहां पर चार्ज तो इंडिकेट ही नहीं कर रहा है, जबकि हम जानते हैं कि अल्फा क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज है ना, क्योंकि ये नेगेटिव टेम्परेचर बेंड कर गया था। तो ध्यान दीजिए पहले थोड़ा सा, ये अल्फा का एटॉमिक नंबर 2 है, तो क्या इसको हम हीलियम कह सकते हैं? हीलियम का एटॉमिक नंबर भी 2 होता है, मास नंबर भी 4 होता है, ठीक है। तो क्या यहां पर हम अल्फा इज इक्वल टू हीलियम एटम कह सकते हैं, है ना, जरूर कहते होंगे, है ना। लेकिन ध्यान दीजिए, अब कह रहा है ये क्या एब्सोल्युटली रॉन्ग है, हीलियम एटम नॉट इक्वल टू, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स, ये क्या है, दोनों इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो हीलियम एटम है ये न्यूट्रल होता है, ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है, जबकि ये क्या है, चार्जेबल होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। हम इसको पता लगा लिए हैं, है ना, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड जब पास किया तो ये नेगेटिव टेम्परेचर को बेंड कर गया, मतलब पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। जबकि हीलियम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसके पास प्रोटॉन भी 2 होगा, इलेक्ट्रॉन भी 2 होगा, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल दोनों क्या करेगा, दोनों की संख्या 2 है, मतलब 2 नेगेटिव पार्टिकल मौजूद है हीलियम के पास, 2 पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मौजूद है हीलियम के पास, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेगा, और जब न्यूट्रलाइज करेगा तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हीलियम क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। अब सोचिए, अब हीलियम न्यूट्रल है जबकि ये चार्जेबल पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। अब सोचिए, अगर हम किसी तरीके से अगर हीलियम को ही पॉजिटिवली चार्ज कर दे तब बराबर हो सकता है कि नहीं, तब हो जाएगा, क्योंकि ये भी गैस है, एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर भी अगर हम, है ना, पॉजिटिव चार्ज ले आए तब ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा। अब देखिए सब पॉजिटिव चार्ज हम कैसे लाएंगे, तो हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के निकलने से पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है कि नहीं होता है ना। हम जानते हैं यहाँ पर कि इफ 1 इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड, जब एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जाता है एक पॉजिटिव चार्ज इज डेवलप, तब पॉजिटिव चार्ज डेवलप करता है, ठीक है। इसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देंगे एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया, लेकिन इसके पास तो फिर एक नॉन बचा हुआ रह जाएगा, है ना, ध्यान दीजिए। तो अब सोचिए ये, तो इसको क्या करना होगा, चार्जेबल लाने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा, क्योंकि एक अगर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एक पॉजिटिव, यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा,
ठीक है। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन अगर मान लिया तो एक टर्म यहाँ बचा हुआ रहेगा कम से कम, ठीक। तो यहाँ क्या करेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन को अगर हम निकाल दिए, दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो इस हीलियम पर क्या जाएगा, दो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें इस हीलियम एटम से, इस हीलियम एटम से अगर दो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें तो क्या हम यहाँ पर He प्लस प्लस कह सकते हैं, कह सकते हैं जरूर, है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये भी आपका क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये भी क्या है आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये भी क्या है आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो अब हम कह सकते हैं यहाँ पर ये जो हीलियम है, ये जो अल्फा है, ये दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। देखिए इसका एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर सेम, ये भी पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज, ये दोनों क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। तो इसलिए याद रखना यहाँ पर ये जो अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू हीलियम न्यूक्लियस कहेंगे इसे। अब न्यूक्लियस क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका है, ठीक है, खाली इसके पास प्रोटॉन बचा हुआ है, वो प्रोटॉन कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर रहता है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर रहता है, इसी कारण का यहाँ पर क्या ये हीलियम न्यूक्लियस होगा, है ना, ये क्या है, हीलियम न्यूक्लियस है। यानी अब हम कह सकते हैं अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू हीलियम न्यूक्लियस, हम कह सकते हैं ये दोनों इक्वल होगा, ठीक है। तो याद रखना है क्या, हीलियम एटम नॉट इक्वल टू अल्फा पार्टिकल, हीलियम न्यूक्लियस इज इक्वल टू अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस के जैसा होता है, हाँ जैसा होता है, ठीक है। एक चीज और, अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिए, ये हीलियम न्यूक्लियस तुम समझ गए, अल्फा पार्टिकल भी समझ गए, ठीक है, कि हीलियम न्यूक्लियस के जैसा होता है, लेकिन क्या हीलियम के पास इलेक्ट्रॉन है, एटम के पास तो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हीलियम न्यूक्लियस He प्लस प्लस के पास क्या इलेक्ट्रॉन है, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकाल दिया। तो अब सोचिए, यानी इसके पास जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हीलियम प्लस प्लस के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, नहीं है, ठीक है। तो इसका ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो अल्फा पार्टिकल है, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, इसके पास भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता है। तो याद रखना है कि अल्फा के पास इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता, ठीक है, जस्ट लाइक द हीलियम न्यूक्लियस, इसी कारण हीलियम न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या कहेंगे कि ये हीलियम प्लस प्लस इज इक्वल टू अल्फा पार्टिकल्स एंड हैविंग नो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता, ठीक है। तो एक चीज तुम समझ गए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर इसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं, हाँ चलो। अब देखिए, तो हमने क्या बताया कि जब एक अल्फा पार्टिकल का इमिशन होता है किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, when one alpha particle is emitted from a radioactive element, then its atomic number decreases by 2, mass number decreases by 4 से डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो अब देखिए इसका एग्जांपल, अगर हम यहाँ पर कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे दिया हुआ 88 किसका होता है, रेडियम का, ठीक है, रेडियम, इसका मास नंबर कितना, 227। यहां से अगर एक अल्फा पार्टिकल का अगर हम इमिशन करें, एक अल्फा पार्टिकल को यहां से अगर हम बाहर निकालें, तो जैसे ही एक अल्फा पार्टिकल बाहर निकलेगा, इसका एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, देखिए 2 कम हुआ 86 हो जाएगा, 86 किसका होता है, रेडॉन का होता है, ठीक है। अब इसका मास नंबर आल्सो डिक्रीजेस बाय 4, क्या जाएगा 223, यानी इसका मतलब क्या है कि इस अल्फा का एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4, ठीक है। जबकि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसलिए कहा जाता है यहाँ पर ये जो प्रोसेस होता है ये न्यूक्लियर प्रोसेस होता है, न्यूक्लियस का प्रोसेस होता है, ये केमिकल प्रोसेस नहीं होता है, ये क्या है, न्यूक्लियर प्रोसेस है, ठीक है। यानी रेडियो एक्टिविटी जो प्रॉपर्टी है वो न्यूक्लियर प्रॉपर्टी है ना, ये चीज याद रखना, ठीक है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट करता है, न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करता है, इसी कारण इसको क्या कहता है, न्यूक्लियर प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। चलो अब ध्यान दें, अगर उसी प्रकार अगर यहाँ से फिर हम क्या किया, फर्दर हम क्या करते हैं, एक अल्फा पार्टिकल का इमिशन हम फिर से करते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर एटॉमिक नंबर में 2 की कमी, देखिए कितना हो जाएगा 84, ठीक है। 84 किसका होता है, पोलोनियम का होता है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इसका मास नंबर 290। उसी प्रकार अगर फर्दर इसको और अगर मान लिया कि अल्फा पार्टिकल का इमिशन कर दे,
ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 82 किसका होता है, पीबी का, फिर क्या हो जाएगा 250, ठीक है। यानी देखिए इस तरह से क्या हो रहा है, अल्फा पार्टिकल के इमिशन से एटॉमिक नंबर में 2 की कमी, मास में 4 की कमी हो रही है, ठीक है, मास में 4 की कमी हो रही है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो एक चीज तो हम समझ गए कि अल्फा पार्टिकल के इमिशन से एटॉमिक नंबर में 2 की कमी और मास नंबर में 4 की कमी होती है, इतना तो हम समझ गए, ठीक है। लेकिन अब ध्यान दीजिए एक चीज और, अब एक चीज और क्या है, अगर हम पीरियडिक टेबल का थोड़ा सा स्टडी करें, आपने पीरियडिक टेबल देखा होगा, ठीक है, अगर हम पीरियडिक टेबल का थोड़ा सा स्टडी करें, आपने देखा होगा तो उसमें क्या देखा होगा कि ये जो रेडियम है, इट इज द एलिमेंट ऑफ सेकेंड ए ग्रुप इन पीरियडिक टेबल, ये पीरियडिक टेबल में सेकेंड ए ग्रुप का एलिमेंट है, सेकेंड ए ग्रुप का एलिमेंट। अगर हम रेडॉन की बात करें, ठीक है, मतलब इसका एटॉमिक नंबर 86 है, अगर हम 86 एटॉमिक नंबर को अगर हम पीरियडिक टेबल में देखेंगे तो वो कहां होगा, वो 8A ग्रुप एलिमेंट है ना, 8A ग्रुप में होगा, ठीक है। यानी ये जो रेडॉन है इट इज द एलिमेंट ऑफ 8A ग्रुप, जबकि इट इज द एलिमेंट ऑफ सेकेंड ए ग्रुप, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम पोलोनियम का बात करें, 84 एटॉमिक नंबर का बात करें, तो ये एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट, ये 84 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट कहां मौजूद होगा, ये 6A ग्रुप में मौजूद होगा, पीरियडिक टेबल में 6A ग्रुप में। जबकि अगर उसी प्रकार अगर हम लेड की बात करें, एटॉमिक नंबर 82 की बात करें, तो इट इज द एलिमेंट ऑफ 4A ग्रुप, ये 4A ग्रुप का एलिमेंट, ठीक है। चलिए, इतना अच्छे समझ में आ रहा है ग्रुप। अब ध्यान दीजिए हम क्या करें, ये जो 8A ग्रुप है, 8A ग्रुप का मतलब क्या है कि इसका आउटर मोस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कंप्लीटली फिल्ड। क्योंकि यहाँ 8A ग्रुप क्या कह रहा है, 8A ग्रुप कह रहा है यहाँ पर कि वैसा है ना, 8A ग्रुप में वैसा एलिमेंट मौजूद है जिसका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कंप्लीटली फिल्ड होता है, ठीक है। 8A ग्रुप कहने का मतलब क्या है, जिसका जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना नंबर ऑफ ग्रुप। तो मतलब क्या हो गया कि इस 8A ग्रुप में जितना भी एलिमेंट होगा, उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होगा कंप्लीटली फिल्ड होगा, ठीक है। मतलब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होगा हीलियम को छोड़कर, ठीक है, हीलियम डुप्लीट इंडिकेट करता है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होगा, मौजूद होगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीटली फिल्ड होगा, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होगा, ठीक है। तो जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है, जिस एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है, ठीक है, वो इनर्ट एलिमेंट कहलाता है, ठीक है। मतलब ये क्या है, इनर्ट ग्रुप वाला एलिमेंट है ये 8A ग्रुप को हम इनर्ट ग्रुप कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं, क्योंकि इस ग्रुप में जितना भी एलिमेंट है, सभी एलिमेंट का ऑटोमोस्ट ऑर्बिट कंप्लीटली फिल्ड होता है, ठीक है। मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, उसके ऑटोमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, ठीक है, जो अस्टेबल होता है। और इसी कारण चूंकि इसके ऑटोमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो मतलब क्या हो गया, इसका वैलेंसी 0 होगा, इनर्ट एलिमेंट का वैलेंसी 0। और इसी कारण इस 8A ग्रुप वाले एलिमेंट को हम 0 ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। इसको क्या कहते हैं, 0 ग्रुप के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यानी अब देखिए, ध्यान दीजिए, अब क्या करें, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कंसीडर कीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। यहां क्या है, 88 सेकेंड ए ग्रुप, ये आपका 0 ग्रुप, 6A ग्रुप, 4A ग्रुप, ठीक है। मतलब देखिए यहाँ पर 2 की कमी हो रही है, 2 का डिफरेंस आ रहा है, 2 से यहाँ पर 2 से 0 आ गया, 0 से कितना 6 है, मतलब 8 से 6 हो गया, 6 से क्या हो गया 4 हो गया, मतलब यहाँ पर 2 की कमी आ रही है, ठीक है, 2 घटते जा रहा है ना। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि एक अल्फा पार्टिकल के इमिशन से, अगर एक अल्फा पार्टिकल का इमिशन होता है किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, तो उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 2 घट जाता है, मास नंबर 4 डिक्रीज कर जाएगा, और इसके साथ साथ ठीक है, ग्रुप नंबर आल्सो डिस्प्लेस बाय 2 लेफ्ट साइड। इसके अलावा ग्रुप की संख्या भी क्या होती है, 2 डिस्प्लेस कर जाता है, किधर, लेफ्ट साइड, यानी इसका ग्रुप भी 2 घट जाता है,
है ना, यानी नंबर ऑफ ग्रुप जो था आल्सो डिस्प्लेस बाय 2 लेफ्ट साइड इन प्रिडिक्टेबल। प्रिडिक्टेबल में दो साइड क्या होता है, लेफ्ट चल जाता है, घट जाता है, ठीक है ना, दो साइड क्या होता है, घट जाएगा। 8 इधर है, 8 एक ग्रुप से क्या होगा, 6 हो जाएगा, 6 के बाद क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 के बाद 2 हो जाएगा, 2 के बाद 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी ये क्या हो रहा है, ये घटते चल जाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि अल्फा पार्टिकल की मिशन से, ठीक है, क्या क्या चीज में डिफरेंस हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो एक एटॉमिक नंबर में 2 की कमी, मास में 4 की कमी, इसके बाद इसके ग्रुप आल्सो डिस्प्लेस बाय 2 लेफ्ट साइड इन प्रिडिक्टेबल, ठीक है ना। यानी इसके कारण जो अल्फा पार्टिकल के कारण ग्रुप भी डिस्प्लेस होता है, ठीक है। ग्रुप भी क्या होता है, उस एलिमेंट का, उस रेडियो एक्टिव का ग्रुप भी क्या होता है, डिस्प्लेस होते चल जाता है। डिइंटीग्रेट तो हुआ ही, इसके साथ साथ एटॉमिक नंबर में कमी हुआ, मास नंबर में कमी हुआ, इसके साथ साथ क्या हुआ, ग्रुप भी डिस्प्लेस कर गया प्रिडिक्टेबल, ठीक है, इसका ग्रुप भी डिस्प्लेस हो गया। यानी ये ग्रुप डिस्प्लेसमेंट में भी इसका इन्वॉल्वमेंट है, ठीक। चलिए अब ये तो हम समझ गए अल्फा पार्टिकल के बारे में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बीटा पार्टिकल, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बीटा पार्टिकल। चलिए उसी प्रकार अगर कहा जा रहा है यहाँ पर कि अगर किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, अगर किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, ठीक है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इसका एटॉमिक नंबर Z, मास नंबर है, उसी प्रकार अगर इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट से एक बीटा पार्टिकल का एमिशन होता है, तो क्या ऑब्जर्व किया गया, क्या ऑब्जर्व किया गया कि एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1, एटॉमिक नंबर क्या हो गया, बढ़ गया। अल्फा में घट रहा था तो इसमें क्या हो रहा है, एक बढ़ रहा है। तो कहा जा रहा है when one beta particle is emitted from a radioactive element its atomic number increases by 1, है ना, जबकि कह रहा है but its mass number remain constant, लेकिन इसका मास नंबर क्या होता है, रिमेन कांस्टेंट रहता है, मास में कोई चेंजिंग नहीं होता है, ठीक है। अब मास में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो बीटा होगा इसका मास 0 होगा, क्योंकि इस बीटा के निकलने से, इस बीटा के निकलने से इसके मास में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, मतलब इसका मास 0 होगा, है ना, क्योंकि इसके निकलने से इसके मास में कोई चेंजिंग नहीं आया, ठीक है। मतलब क्या होगा, इसका मास 0 होगा। लेकिन अब कर इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया, एक बढ़ गया, एटॉमिक नंबर क्या हो गया, एक बढ़ गया, एक बढ़ गया, इसका मतलब क्या हुआ, एटॉमिक नंबर अगर एक बढ़ गया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ठीक है। देखिए हमारा एटॉमिक नंबर एक बढ़ गया, अब बढ़ गया, इसका मतलब क्या है, इसका चार्ज एक बढ़ गया होगा, -1। कैसे -1 हो रहा है, ध्यान दीजिए यहाँ पर कह रहा है कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर में क्या होता है, एक बढ़ जाता है, एटॉमिक नंबर में बढ़ जाता है, ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। ध्यान दीजिएगा, अगर मान लिया कोई एलिमेंट Z है, कोई एलिमेंट Z है, या किसी एलिमेंट मान लेते हैं हम कार्बन ले लेते हैं, चलिए कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, जब एटॉमिक नंबर 6 है, प्रोटॉन भी 6 होगा, इलेक्ट्रॉन भी 6 होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी 6 होगा। अब हम कैसे कह रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन ही बढ़ा होगा, अगर प्रोटॉन बढ़ता तो ये पॉजिटिवली इंचार्ज हो जाता। ध्यान दीजिए हम क्या कह रहे हैं, अगर यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या अगर बढ़ जाता, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं, एटॉमिक नंबर का मतलब ये नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम, ठीक है। लेकिन न्यूट्रल एटम के केस में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक नंबर किसको कहेंगे, न्यूट्रल एटम के केस में, न्यूट्रल एटम के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी हम एटॉमिक नंबर कहेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन को भी हम एटॉमिक नंबर कहेंगे, लेकिन न्यूट्रल केस में, है ना, ध्यान दीजिए क्या करें, न्यूट्रल केस में। तो कह रहे कि अगर हम इस मान लिया कि यहाँ पर अगर मान लिया प्रोटॉन की संख्या अगर मान लिया बढ़ता, एटॉमिक नंबर बढ़ने का मतलब क्या है, चाहे तो प्रोटॉन बढ़ा होगा, चाहे इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। अगर प्रोटॉन की संख्या बढ़ता तो ये पॉजिटिवली जाता है, जबकि हम जानते हैं बीटा क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ा होगा। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ गया, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, अब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो एटॉमिक नंबर बढ़ना ही है, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रल एटम है, और न्यूट्रल एटम के केस में ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, एक ये भी बढ़ेगा, एक ये भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अब ये चार्जेबल है, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जरूर बढ़ा होगा, हाँ, एक इलेक्ट्रॉन जरूर बढ़ा होगा। अब इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तभी नेगेटिवली इंचार्ज होगा, या नेगेटिव इंचार्ज हो गया,
एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया, बढ़ गया, मतलब 7 हो गया, है ना, मतलब 6 से 7 हो जाएगा। खैर इतना चीज तो आप समझ गए। यानी इसका मतलब है कि एक बीटा पार्टिकल की इमिशन से एटॉमिक नंबर में एक की कमी हो गई, एक है ना, एक बढ़ गया, है ना, एक बढ़ गया, एक इंक्रीज कर गया, जबकि मास नंबर रिमेंस कांस्टेंट। ठीक है, रिमेंस कांस्टेंट। अब एक जो बढ़ा होगा, यहाँ इसका एटॉमिक नंबर 1 बढ़ा होगा, किसके कारण बढ़ा, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बढ़ने के कारण बढ़ा होगा, है ना। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर बढ़ गया, ठीक है, तो ये क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि बीटा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए नेगेटिव चार्ज करने के लिए हमको इलेक्ट्रॉन ही बढ़ाना होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। अब सोचो, तो जब ये एक बढ़ जाता है, तो जब करें वन बीटा पार्टिकल इज इमिटेड फ्रॉम ए रेडियोएक्टिव एलिमेंट, इट्स एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1 लेकिन मास नंबर रिमेन कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या है कि मास क्या होगा इसका, 0 होगा। ठीक है, मास क्या होगा इसका, 0 होगा, जबकि इसका चार्ज क्या होगा, 1 होगा। और चार्ज कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इसलिए हम इसको इंडिकेट करते हैं इस तरह से, -1 नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, -1 0, यानी बीटा पर नेगेटिव चार्ज, एटॉमिक नंबर इसका दिया हुआ है। ठीक है, मतलब क्या हो गया यहाँ पर, एक खाली ये बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन खाली बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब नेगेटिव चार्ज हो गया, और जब नेगेटिव चार्ज होगा इसका मास नंबर क्या, रिमेन कांस्टेंट 0 होगा। ठीक है, अब सोचिए, अब एक बात बताइए, अब ये अगर दिया हुआ है कि इस सिंबल को देखकर हमें कुछ याद आ रहा है, नहीं आ रहा, कुछ याद आ रहा होगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर भी एक नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का ही मास 0 होता है ना, इलेक्ट्रॉन पर एक नेगेटिव चार्ज, इसका मास क्या होता है, 0 होता है। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये सिमिलर टू बीटा पार्टिकल। ठीक है, ये दोनों क्या होता है, आपस में सिमिलर होता है, इसी कारण हम यहाँ पर बीटा को हम इलेक्ट्रॉन के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, सिंबलाइज कर सकते हैं, यानी दोनों क्या है, सिमिलर है। ठीक है, चलिए इतना चीज तुम समझ गए कि वन बीटा पार्टिकल के इमिशन से एटॉमिक नंबर में एक इंक्रीज हो जाता है, जबकि मास नंबर रिमेन कांस्टेंट होता है। ठीक है, मास नंबर रिमेन कांस्टेंट हो जाता है, यहां तक ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसका कुछ एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब हम यहां पे एग्जांपल ले रहे हैं, क्या, चलिए 82 हम ले रहे थे, लास्ट क्या आता है 82 केवी 250। अगर हम यहां से एक बीटा पार्टिकल का इमिशन करें, एक बीटा पार्टिकल का इमिशन करें, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1, मतलब 83 हो जाएगा, मास नंबर रिमेन कांस्टेंट 215 का 15 हो जाएगा। ठीक, अब ये देखिए क्या होगा, बिस्मथ। ठीक है, इतना समय मास नंबर क्या हो गया, रिमेन कांस्टेंट, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1। अब इसका ग्रुप देखिए, इसका ग्रुप क्या था, 4A ग्रुप था, जबकि ये क्या हो जाएगा, 5A ग्रुप, यानी इसका ग्रुप क्या हो रहा है, ग्रुप भी एक बढ़ गया, ग्रुप भी एक बढ़ गया, मतलब अल्फा के इमिशन से दो ग्रुप जो है ना, डिस्प्लेस कर रहा था। ठीक है, 2 ग्रुप डिस्प्लेस कर रहा था लेफ्ट साइड, जबकि इसमें क्या है, कि इसे 1 ग्रुप डिस्प्लेस कर रहा है, लेकिन राइट साइड आगे की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, ग्रुप डिस्प्लेस बाय 1 राइट साइड, उसमें ग्रुप डिस्प्लेसमेंट बाय 2 लेफ्ट साइड। ठीक है, तो इसमें ग्रुप क्या होता है, बढ़ जाता है, उसमें ग्रुप घट जा रहा था 2 से, ग्रुप डिस्प्लेस बाय 2 लेफ्ट साइड, इसमें ग्रुप डिस्प्लेस बाय है ना, ग्रुप डिस्प्लेस बाय 1 राइट साइड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ग्रुप बढ़ जाता है। यानी मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अल्फा पार्टिकल के इमिशन से भी ग्रुप में चेंजिंग हो रहा था, भले वो लेफ्ट साइड डिस्प्लेस कर रहा था 2 टाइम्स। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि बस डिस्प्लेस बाय 2 लेफ्ट साइड, इसमें डिस्प्लेस हो रहा है, लेकिन एक ग्रुप डिस्प्लेस हो रहा है राइट साइड, तो इसमें भी ग्रुप डिस्प्लेसमेंट होता है, उसमें भी ग्रुप डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, अल्फा में भी और बीटा में। ठीक है, अल्फा में भी और बीटा में। लेकिन अब ध्यान दीजिए, क्या गामा में ग्रुप डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या एटॉमिक नंबर में चेंजिंग होगा, क्या मास नंबर में चेंजिंग होगा, नहीं चेंजिंग होगा। क्यों, क्योंकि इस पर नो चार्ज नो मास, गामा पर कोई चार्ज नहीं, कोई मास नहीं, इसी कारण इसमें, ठीक है, इस है ना, इसके मूवमेंट में या जो मान लीजिए ट्रेवल करता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, इसकी किसी तरह बेंड नहीं करता है, डिफ्लेक्ट नहीं करता है, डेविएट नहीं होता। ठीक है, इस पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। ठीक है, क्यों नहीं पड़ रहा था, क्योंकि इसके पास नो चार्ज नो मास होता है। ठीक है, इसी कारण गामा पार्टिकल के इमिशन से रेडियो एक्टिव एलिमेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ना तो इसके ग्रुप में चेंजिंग आता है, ना तो एटॉमिक नंबर में कमी होती है, ना तो मास नंबर में कमी होती है। ठीक है, इसी कारण जो है ग्रुप डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो सिर्फ अल्फा इमिशन और बीटा इमिशन पर ही बेस्ड होता है। ठीक है, और इसी कारण अल्फा इमिशन और बीटा इमिशन
कि दोनों के कंसेप्ट को मिलाकर ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ कहा जाता है। ठीक है, तो ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ का मतलब क्या हो गया? ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा इमिशन एंड बीटा इमिशन। ठीक है, यानी द इफेक्ट ऑफ अल्फा इमिशन एंड बीटा इमिशन, ठीक है, बाय द अल्फा इमिशन और बीटा इमिशन, बाय द अल्फा इमिशन और बीटा इमिशन, ग्रुप में जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ग्रुप में जो चेंजिंग होता है, ठीक है, उसी लॉ को हम क्या कहते हैं? ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ कहते हैं। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? हम ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ कहते हैं, क्योंकि अल्फा इमिशन से ग्रुप डिस्प्लेस हो रहा था, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट बाय 2 लेफ्ट साइड, बीटा इमिशन से भी ग्रुप डिस्प्लेस हो रहा था बाय 1 राइट साइड। यानी अल्फा इमिशन और बीटा इमिशन से ही केवल ग्रुप में चेंजिंग आ रहा था, ग्रुप में डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। ठीक है, तो इसी दोनों अल्फा इमिशन और बीटा इमिशन के कॉम्बिनेशन को ही हम क्या कहते हैं? ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ कहते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ टोटली बेस्ड ऑन द अल्फा इमिशन एंड बीटा इमिशन, ठीक है, फ्रॉम ए रेडियोएक्टिव एलिमेंट एंड देन इट कैन डिस्प्लेस द नंबर ऑफ ग्रुप फ्रॉम राइट साइड और लेफ्ट साइड। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ गिवन बाय सॉर्डी एंड फजान्स। ठीक है, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ किसने दिया था? अल्फा इमिशन और बीटा इमिशन का यूज करके सॉर्डी एंड फजान्स ने दिया था। ठीक है, तो ये आपका क्या है? ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ है ना। चलो, इतना चीज तो आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर अल्फा, बीटा और गामा इन सबका प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि आखिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन तीनों का भी क्या प्रॉपर्टीज है, तीनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सेफ रहे, थैंक यू। लेकिन प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।